want to also express that I feel also some commitment to this Adivasi. So I propose to have virtual meeting every 2 months together for knowledge sharing, and I will prepare some PowerPoint in Hindi language for you, and then we can re-empower ourselves again for the UN level and at the global level. तो हनी जी कहते हैं कि हम भी चाहेंगे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी कि ये कोर्स को, ये जो कारवा चल रहा है उसको मदद मिले, और 2 महीने में मीटिंग होती है, तो इसमें हनी जी ये बात रखेंगे, हिंदी में वो एक हमारे लिए तैयार भी करेंगे पर्सपेक्टिव, तो वो भी हम लोगों के सामने वो रखेंगे। तो इट इज हर वर्क। I know internet connection is somehow challengeable. It is the same in my country. But let's begin by something. And now the best way for connecting to each other very regularly is to connect virtually. So let's commit to that. Let's meet each other very regularly. And I need support from Nicholas G, that they can make a group communication to send the link that every and each 2 months we can meet each other, and I need volunteers who can translate, interpret from Hindi to English and vice versa, and we can communicate. Let's not make language the barrier between us. तो बोल रहे हैं हनी जी, बोल रहे हैं कि अभी हर 2 महीना में जो कुछ भी यूनाइटेड नेशंस में बात होता है, और जो भी हम लोग ऐसे सोच विचार कर रहे हैं, अच्छा सोच विचार आ रहा है, ये सबको हम लोग आजकल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो बात से और इस प्रकार का विभिन्न प्रकार का क्लासों, लेक्चर, ऐसे बातचीत से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे ऑनलाइन। तो ऐसे पॉसिबिलिटी है, तो बोल रहे हैं कि निकोलस को जिम्मा देंगे। तो मैं बोलता हूँ हमारे युवा पीढ़ी बहुत से हैं, हमारा साथी लोग बहुत हैं, तो ऐसे हमारा सजल बहन है और दूसरा सब बहुत लोग हैं कम्युनिकेशन में, तो सब लोग मिलकर हम लोग एक छोटा ग्रुप बनाएंगे और हनी मोगन से जुड़ेंगे, ताकि जो भी उधर बातचीत होता है इधर भी सारे हमारा भारत के पूरा लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गुजरात ने सब तरफ से पूरा आदिवासी गांव में ये मैसेज पूरा फैल जाए। धन्यवाद, थैंक यू। वैसे ईरान में इंटरनेट की सुविधा में कठिनाई है, तो म्यूचुअली मिलते भी रहेंगे, ऐसा कह रहे हैं। धन्यवाद। और धन्यवाद जो आप लोगों ने मिलकर ऐसे अच्छे विषय पर ये गोष्ठी की। बहुत बहुत जरूरी थी कि आप जलवायु परिवर्तन, जो कि आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, उसकी तरफ ध्यान जुटाएं लोगों का, और जिसकी संरक्षण करते आए हैं आदिवासी संस्कृतियां पूरे भारत में। कहीं हम हिमालय के उस पार लद्दाख में, तो कहीं हिमालय में हमारे साथी जो कश्मीर से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, नेपाल से, सिक्किम से अरुणाचल तक, म्यांमार तक सब संजोए रखे हैं वो मूल्य, वो संस्कृति जिसके कारण ये बची हुई है अभी भी। मगर इसको अब आगे कैसे बचाएं, ये चुनौती भी हमारे सामने है। हमेशा से मैं ये कहता रहा हूँ कि आदिवासी संस्कृतियों का आदर होना चाहिए, उन्हें
कम या पिछड़ा ऐसे नजर से नहीं, बल्कि आज के इस दुनिया में जो अग्रसर हैं वही सबसे पिछड़े हो गए हैं, जिनके कारण ये धरती विनाश के कागार पर पहुंची है। जिसे हम प्रगति कहते थे, वो हद से अगर ज्यादा हो जाए तो विकास नहीं विनाश होता है। अति हर चीज की खराब होती है। तो ये जो विकास की धारणा है उसका जब अति हो जाए तो आज आप समझ रहे हैं क्या हालत है धरती की, वो होती है। तो ऐसे समय में और ज्ञान हम शायद वहां से न लें, उस स्रोत से न लें जिस स्रोत से ये विकास का नींव हमने पाया और जिस पे चलते हुए आज धरती प्रलय के पास पहुंच चुकी है। तो इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि सीखना है तो आज दुनिया को, आज लंदन को, आज न्यूयॉर्क को, आज पेरिस को, आज बीजिंग को सीखने की जरूरत है। मूल निवासियों से, आदिवासियों से, जो अपने पहाड़ों में, जंगलों में रहते हैं, बहुत सादगी भरे जीवन से। और इसी की जरूरत है। यही ज्ञान वो सीख नहीं पा रहे हैं जो अब बिगड़ चुके हैं विकास के रास्ते पर। वो हमारी ये सादगी भरा ज्ञान और संतुष्टि भरा ज्ञान नहीं वापस अपने जीवन में अपना पा रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सीखने की जरूरत है। तो इन बड़े शहरों को ऐसे सभ्यताओं से सीखने की जरूरत है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, लोग कभी हंसते हैं, कभी मजाक की तरह देखते हैं कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाएगा तो वो कलकत्ता, दिल्ली, बंबई, चेन्नई, बेंगलुरु नहीं बनाएंगे। ये तो नकल है उन संस्कृति, उन सभ्यताओं के जिनके कारण पृथ्वी विनाश तक पहुंची है। तो नकल के, जिसे कहते हैं हम डुप्लीकेट संस्कृति, सभ्यताओं से, ज्ञान से, जो हम किसी और से लेके, जो मौलिक भी नहीं है हमारी, उसको लेके हम विश्व के गुरु नहीं बन सकते हैं। बल्कि अगर हम ढूंढें ज्ञान को अपने पहाड़ों में, जंगलों में, ऐसे संस्कृतियों से जिन्होंने सदियों से सीखा है और उस पर चले हैं कि कैसे बिना किसी के हानि किए अपना जीवन संतुष्टि से, सादगी में बिताना है। आज वो ज्ञान भारत से अगर बाहर जाए तो भारत विश्व गुरु बन सकता है। तो जैसा मैं कह रहा था, इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे, हालांकि मैं बोलता जाता था। मगर इस साल 2024 में 3 महीने पहले विश्व के स्तर पर भी इस बात को माना गया, जब संयुक्त राष्ट्र के, यूएन के COP 16 जो कि विविधता पर, बायोडाइवर्सिटी पर हो रहा था कोलंबिया में, तो उसका सारा निचोड़ निकाल के जो बातें आई उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये थी कि इंडिजिनस लोगों को, आदिवासी सभ्यताओं को, संस्कृतियों को एक सम्मान से उनके द्वारा विश्व की ये जो जैविक विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसे बचाने का एक बहुत बड़ा साधन मानना चाहिए, उसे संरक्षित रखना चाहिए। अब ये संयुक्त राष्ट्र ने डंका बजाकर दुनिया को बताया है, यही हम कहते आए हैं आदिवासी लोग। तो आप लोगों को गर्व महसूस होना चाहिए कि हम उस संस्कृति से आते हैं जो बचा सकता है प्रकृति को, जो बचा सकता है पृथ्वी को, जो बचा सकता है केवल मानव ही नहीं, सारे जीव जंतुओं को। मानव केंद्रित विकास तो बहुत हुआ और उसकी अति हो गई है। हम जिस तरह से जंगल की आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, जल की, जमीन की और उस पे पनपने वाले हर जीव जंतुओं की, वो आज दुनिया को सीखने की जरूरत है। ऐसा हर जगह होता था। आज से 1000 साल पहले
सब जगह लोग प्रकृति के साथ संतुलन में रहते थे। पृथ्वी की सेहत, स्वास्थ्य बहुत अच्छी थी तब। घरों में आज जो हम साजो सामान भर के उसे एक क्या कहेंगे, संग्रहालय जैसा हर तरह का कचरा भर भर के कर रहे हैं, जिंदगी आसान बनाने के नाम पे, वक्त बचाने के नाम पे, वो साबित हो चुका है कि ये सारे वक्त बचाने के उपकरण प्रयोग करने के बाद आज माँ को अपने बच्चे से बात करने के लिए वक्त नहीं है। बच्चे को पिता से दिल की बात करने के लिए वक्त नहीं है। वक्त बचाने के इतने मशीनें, इतने साधन, मगर वक्त किसी के पास नहीं है। और इसी दौर में विनाश बहुत हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। तो ये कैसे स्वास्थ्य बिगड़ा पृथ्वी का, थोड़ा मैं वो आपसे बांटूं, जिस तरह से मैं बच्चों को समझाने के लिए कभी कभी पेचीदे बातों को आसानी से दिखाने के लिए बोलता हूं बच्चों को, वो मैं आज आपके सामने रखूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं सोनम वांगचुक लद्दाख के बहुत ही छोटे गांव से हूँ। गांव इतना छोटा कि वहाँ पर 5 ही घर हैं, और 5 ही घर हैं तो एक हादसा होता है। उस गांव में विद्यालय नहीं होते हैं, स्कूल नहीं होते हैं। तो ऐसा आप सोचते हैं कि ये कैसा गांव इतना छोटा कि विद्यालय ही नहीं है। तो इसे मैं सबसे बड़ी सौभाग्य की बात मानता हूं। अभी जब मैंने विद्यालयों की हालत देखा तो मुझे उससे छुटकारा मिला। तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया, क्योंकि थे भी नहीं। तो 9 साल तक किसी विद्यालय में नहीं गया, और उसके बाद फिर माँ से सीखकर, गांव से सीखकर, जैसा आप कहते हैं ज़मीन से सीखकर, जंगल से सीखकर, जल से सीखकर जब निकला तो बहुत कुछ सीख पाया, क्योंकि किसी शिक्षक ने मेरे आत्मविश्वास को नहीं तोड़ा था। मुझे बने बनाए ज्ञान रटवा कर नहीं सिखाया गया था। तो मेरा दिमाग खुला था, तो इसलिए बहुत कुछ सीख पाया और बराबर कर पाया। जो भी हो, उसके बाद मैं शिक्षा में बहुत रुचि रखने लगा, क्योंकि मैंने देखा कि जो विद्यालय से होकर आते हैं वो इतने परेशान होते हैं। मैं विद्यालय कभी गया नहीं, मुझे बहुत खुशी से सब कुछ सीखने का शौक है। तो सीखने का शौक जब तक हो तो सब सीखते रहते हैं। जब वो शौक, वो जिज्ञासा मर जाए तो फिर सीखना ही बंद करते हैं, चाहे जिस विद्यालय में जाएं। तो फिर मैं शिक्षा में काम करने लगा, शिक्षा में युवाओं के साथ काम करने लगा, विद्यालयों की सुधार करने लगा। और फिर शिक्षा भी किस काम की, अगर शिक्षा के लिए ही शिक्षा करते रहें तो उसे समाज और प्रकृति के समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयोग में लाने लगा, जिसमें कि युवाओं को भी सम्मिलित करके मिलके समाज और प्रकृति के समस्याओं को सुलझाते हुए शिक्षा ग्रहण करें। ऐसे स्कूल हम खोलने लगे। अभी ऐसा एक यूनिवर्सिटी हम खोल रहे हैं, जिसमें बच्चे और यूनिवर्सिटी में युवा मिलकर अपने आसपास के लोगों के, सिर्फ लोगों के नहीं, पशु पक्षी, पानी, पहाड़, सबके जो समस्याएं हैं उनको बेहतर करें। इसलिए इन विद्यालयों से लद्दाख बहुत ठंडा है, तो कैसे धूप की ऊर्जा में गर्म रहें, ऐसे समाधान निकले हैं जो आज व्यापक रूप में सब प्रयोग करते हैं। साथ साथ में हमारे भारतीय सेना के जवान भी। वैसे ही हम पानी की समस्याओं को सुलझाने के लिए कृत्रिम आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाने लगे, जिसमें वही विज्ञान, वही गणित जो पुस्तकों में आप रटते हैं, उसे अगर प्रयोग में लाएं तो समस्याएं सुलझा सकें। तो इस तरह के उलझनों को सुलझाने वाला एक पैदल सैनिक हूं मैं। धन्यवाद। Indigenous people at the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues। तो ये भी एक रिजोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। और एक दूसरा जो फुलमान चौधरी कहे गए थे हम लोग, वी अपील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
to respect and implement the resolutions adopted by ILO, International Labour Organization, Convention 107 and 169 as early as possible. We also appeal to UN Forum for Indigenous Issues to support us in GATT in recognition of our identity as indigenous people in India. Thank you. रमेश जी गोयल जी को 3 मिनट का वक्त दूंगा। उसके बाद राजस्थान से हमारे जुझारू साथी नक्ताराम जी भी तैयार रहे, किशन जी ठाकरे तैयार रहे, मंच के सामने आके बैठे। अगले जो वक्ता है नक्ताराम भी जो जैसलमेर राजस्थान से है, हमें अपनी बात रखेंगे या कविता करेंगे। आदरणीय रमेश जी इस मंच से रिक्वेस्ट है कि जो हिमाचल से आज की तारीख बोलो, आज की तारीख कितने? 14 1 + 4 कितने हुए? वेरी गुड। कितवा है सांस्कृतिक महासम्मेलन? घूम रही है, कृपया मंच के राइट साइड में आ जाए। 1 + 4 जोहार जुले जुले, नमस्कार, अभिनंदन, शुभकामनाएं लाया हूं